हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटोर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। बच्चों, आज हम क्लास 7th की पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया क्लास 7 की पॉलिटी को, और क्लास 6 की हमने कम्प्लीटली वहां पर अपने चैनल में सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए जितने भी चैप्टर्स थे, और ज्योग्राफी भी कंप्लीट करवा चुके थे। बच्चों, आप हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए ताकि जो हम न्यू अपडेट करते रहते हैं नए नए लेक्चर्स, तो वो भी आपको मिलते रहे। तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर, जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, कि एक लड़का और एक लड़की की तरह कैसे हम ग्रो करते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। मीन्स कैसे एक लड़के और लड़की के बीच में, लड़के और लड़कियों के बीच में कैसे डिफरेंस किया जाता है, यानी अंतर किया जाता है किन किन चीजों में, तो वो सब चीजें हम इस चैप्टर में जानते हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी, कि एक लड़का और एक लड़की होना एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान होती है। The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do। तो सोसाइटी जो है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो वो सोसाइटी हमको, वो समाज हमें बताता है, टीच करता है, यानी सिखाता है कि हमें एक ऐसा, अगर हम लड़का है तो हमको कैसा बिहेव करना चाहिए, यानी व्यवहार करना चाहिए। अगर हम एक लड़की है तो कैसे हमारा व्यवहार एक्सेप्टेबल है, यानी स्वीकार किया जाएगा इस समाज में। और ये भी बताया जाता है, ये भी सिखाया जाता है कि ऐसे कौन से काम है जो लड़के कर सकते हैं और कौन से काम है जो लड़कियां कर सकती है। वी ऑफ्टन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। हम ऐसा सोचते हैं, हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जैसा एक जगह जैसा बिहेवियर है, जो लड़कियों और लड़कियों के बीच में अंतर, लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर किया जाता है, वैसा सभी जगह किया जाता है। But do all societies look at boys, just one second, look at boys and girls in the same way? और लेकिन क्या ऐसा होता है कि हर सोसाइटी में बॉयज एंड गर्ल्स को सेम तरीके से देखा जाता है? बच्चों, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, हर सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। मान लीजिए आप विलेज में जाएंगे तो विलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के साथ उनको अलग तरह से टीच किया जाता है, और अगर आप सिटी में है तो वहां पर क्या होता है, बच्चों को जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं उनको अलग तरह से टीच किया जाता है। तो उस कहने का मतलब है, जो सोसाइटी है उस पर डिपेंड करता है कि जो आगे जो ग्रो करेगा, वहां पे जो बॉयज एंड गर्ल्स है वो उनका आगे फ्यूचर कैसा होगा। तो ऑब्वियसली जो बिहेवियर है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा, डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट बिहेवियर्स होंगे। We will try and answer this question in this chapter। हम इस चैप्टर में इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा होता है कि हर समाज में बॉयज एंड गर्ल्स के साथ सेम बिहेवियर होता है। We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future role as men and women। और हम ये भी देखेंगे कि जो मतलब डिफरेंट रोल्स की, जो फ्यूचर में बॉयज एंड गर्ल्स को जो डिफरेंट रोल निभाने होते हैं, तो क्या वो भी सेम होते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और अगर होते हैं सेम तो वो कैसे होते हैं, और डिफरेंट होते हैं तो वो कैसे होते हैं। मीन्स पहली बात कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात ये है कि बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर करा दिया जाता है बचपन में ही, कि भले वो लड़का है या लड़की, पहले से ही सिखा दिया जाता है कि भाई बच्चे, आपको बड़े में ऐसे बन के रहना है। इसलिए उनको शुरुआत से ही इतनी तैयारी करा दी जाती है कि जब वो बड़े हो, मेच्योर हो, तब तक वो क्या है, ये सारी चीजें सीख जाए। वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज वैल्यूज मेन एंड वोमेन। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि जो सोसाइटी है वो क्या करती है, प्रिपेयर करती है कि कैसा फ्यूचर में कैसा उनको रोल निभाना है। वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मेन एंड वोमेन डिफरेंटली, कि हम ये भी सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो सोसाइटीज होती है वो मेंस को कितनी वैल्यूज देती है, मीन्स मेंस कितने इम्पोर्टेंट है उनके लिए, और वोमेन्स कितने इम्पोर्टेंट है। मतलब कहने का, जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं वो किनको वैल्यूज ज्यादा देती है रेदर देन वोमेन
वुमेन किसको ज्यादा वैल्यूज मिलती है, मेंस को ज्यादा वैल्यूज मिलती है। द रोल वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस देन द रोल्स मेन प्ले एंड द वर्क दे डू। मीन्स जो वुमेन्स होती है उनको उनके काम की कम वैल्यूज मिलती है, और जो मीन्स जो आदमी लोग हैं, जो बॉयज हैं, उनके काम को ज्यादा वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है। This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work। हम ये भी देखेंगे कि जो डिफरेंट काम है, जो हर क्षेत्र में डिफरेंट तरीके के काम किए जाते हैं, उनमें कितनी इनइक्वलिटीज है कि एक ही जगह में वोमेन काम कर रही है, एक ही जगह में मेन काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में कितनी असमानता है। वहां पर प्लेस एक ही है, काम एक ही है, लेकिन फिर भी उनके बीच में असमानता वहां पर देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ चीजें फैली हुई हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर है, वॉलेट है, और ये लिपस्टिक है एंड वूलन है, तो समथिंग डिफरेंट ये सारी चीजें ही बताई जाती हैं कि मतलब एक अगर बॉय है और बड़े होकर एक मैन बनेगा, तब वो कैसा क्या क्या चीजें यूज कर सकता है, किन किन चीजों को कौन कौन से काम कर सकता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और ये भी दिखाया गया कि अगर एक छोटा बच्चा है, मीन्स बॉय है, तो वो क्या क्या कर सकता है, मीन्स वो कार से खेल सकता है। तो और जो अगर गर्ल चाइल्ड है, तो उसको क्या दिया जाता है, डॉल दी जाती है। जैसे यहाँ पर डॉल पड़ी है, तो डॉल किसको प्ले करने के लिए दी जाती है, गर्ल्स को। एंड जो कार है और भी जो चीजें हैं, जैसे कंप्यूटर या फिर कुछ चीजें, तो वो किसको दी जाती है, बॉयज को दी जाती है बचपन से ही, ताकि उनको उनके देखे जो प्ले है, जो खेल है, वो भी बचपन से ही अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है। ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920, समोआ में कैसे लोग ग्रो करते थे, जो बच्चे हैं कैसे बड़े होते थे वहां पर, और वहां पर कैसे मतलब सब कुछ वहां की सोसाइटी है वो कैसी थी, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ये कब की बात की जा रही है बच्चों, 1920 की, यानी 1920 की बात की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर है द समोवन आइसलैंड आर पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइसलैंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है, वहां पर छोटे छोटे से क्या है, समूह बने हुए हैं, किनके, ओशियंस के बने हैं। उन्हीं में से एक समूह, एक जो आइसलैंड है, वो क्या है, जिसका नाम है समोआन। ठीक है, समोआ नाम है। इन द 1920 1920 में अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक रिसर्च आई, रिसर्च पेपर्स उसके लिए पब्लिश हुए, रिपोर्ट यानी रिपोर्ट पब्लिश हुई ऑन समोआ सोसाइटी, कि जो वहाँ की सोसाइटी है, समोआ सोसाइटी, कि वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ के बच्चे कैसे ग्रो करते हैं, इन सब चीजों के बारे में वहाँ पे एक रिपोर्ट वहाँ के लिए निकली। ठीक है, वहाँ पे हमने मतलब वहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। 1920 में वहां पर बच्चे क्या है, स्कूल नहीं जाते थे। दे लर्नड मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीजें सीखते थे, सच एज, जैसे कि हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्ड चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट। और ये भी होता था कि दे लर्न, वो ये भी सीखते थे मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें, जैसे कि हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों की केयर कैसी करी जाती है, और डू हाउस होल्ड वर्क, और घर के जो काम है वो कैसे किए जाते हैं, फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन मीन्स, और वो किससे सीखते थे, जो बड़े बच्चे होते थे उनसे सीखते थे, एंड फ्रॉम एडल्ट, और जो उनसे भी बड़े होते, जो एडल्ट होते थे, यानी जो वयस्क लोग होते थे, उनसे भी छोटे बच्चे सीखते थे ये सारे काम। फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइसलैंड। जो फिशिंग थी यानी मछली पकड़ना भी क्या था, एक बहुत महत्वपूर्ण काम था, कहाँ पर, उस आइसलैंड में, जिसका नाम था समोआ। ठीक है। Young people therefore learn to undertake long fishing expedition। जो यंग पीपल थे, यानी यंग जो थोड़ा सा बड़े बच्चे थे, जैसे कि 13 to 14 ईयर्स के जो बच्चे थे, वो क्या करते थे, therefore learn to undertake long fishing expedition, यानी बहुत बड़े जो अभियान होते थे इनके, मछली पकड़ने के अभियान चलाए जाते थे, उनमें वो लोग पार्टिसिपेट करते थे, यानी भाग लेते थे उसमें। बट
They learned these things at different points in their childhood. लेकिन ये जो काम था अपने बचपन से जितने भी स्टेप्स आते हैं, जैसे थोड़ा छोटा फिर उससे बड़े फिर उससे बड़े इससे बड़े, तो इस तरह से हर स्टेप में डिफरेंट डिफरेंट काम सिखाया जाता था। जैसे मछली पकड़ना है तो मान लीजिए कि कुछ काम छोटे, जब वो छोटे थे, मान लीजिए 5 से 6 साल के या 7 साल के, तब सिखा दिया जाता था, और कुछ काम जब वो 10 साल के लगभग होते थे तब वो कुछ और काम सिखा दिया जाता था उन्हें। लेकिन वो मछली पकड़ने का ही काम क्या क्या होते थे वो चीजें सिखाई जाती थी। ठीक है। एज सून एज बेबीज कुड वॉक, जैसे जैसे बच्चा क्या करता था, वॉक करना शुरू कर देता था, ठीक है, देयर मदर्स और अदर एडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। तो क्या होता था, जैसे छोटा बच्चा चलना स्टार्ट कर देता था तो उसकी माँ और जो दूसरे एडल्ट्स होते थे, यानी जो दूसरे वयस्क होते थे घर में, तो वो लोग क्या करते थे, उनकी देख रेख करना बंद कर देते थे। ओल्डर चिल्ड्रेन ऑफ्टन एज यंग एज 5 year old took over this responsibility। और उस घर में जो बड़े बच्चे होते थे वो क्या करते थे, उन छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखते थे। ठीक है। और जो कितने साल के थे, लगभग वो खुद, जो बड़े बच्चे ध्यान रखते थे वो खुद ही 5 साल के होते थे। सोचिए वो खुद इतने छोटे हैं और वो छोटे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, तो सोचिए इतने छोटी सी उम्र में उनको कितना कुछ सिखा दिया जाता था। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग। जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, जो 5 साल की उम्र में, वो सारे क्या करते थे, जो मतलब आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग मीन्स, जस्ट 1 सेकंड, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग। तो वो क्या करते थे, जो बड़े बच्चे थे वो अपने छोटे छोटे भाइयों की, जो सिबलिंग्स थे, उनके भाई बहन होते थे, उनका ध्यान रखते थे, भले वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 year old, लेकिन जब लड़का 9 साल का हो जाता था, he joined the older boys in learning outdoor job like fishing and planting coconuts। तो जैसे ही लड़का 9 साल का हो जाता था तो वो क्या करता था, जो उससे बड़े बच्चे होते थे उनका एक ग्रुप था, वो क्या करते थे, ज्वाइन कर लेते थे और वो बाहर जाते थे कौन से काम करने के लिए, जैसे कि फिशिंग करना, जैसे कि पौधे लगाना। किसके पौधे, कोकोनट के, यानी नारियल के जो पेड़ लगाते थे, वो ये काम सीखने लगते थे। Girls had to continue looking after small children or do errands for adult। मीन्स क्या होता था, जो लड़कियां होती थी वो कंटिन्यू लुकिंग, कि जैसे लड़के होते थे 9 साल में वो बाहर निकलने लगते थे, लेकिन जो लड़कियां होती थी अभी भी वो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती थी और क्या करती थी, और जो एडल्ट है, जो बड़े लोग थे, उनका कहना मानती थी। जैसे कुछ काम है, छोटे मोटे जो काम होते थे, कि जैसे कह दिया कि ये काम कर लीजिए बेटा, ये काम, तो इस तरह से वो काम वो करती रहती थी। टिल दे वर टीनेजर, जब तक, ये कब तक काम करती थी वो, जब तक वो टीन एज में नहीं आ जाती थी, यानी 13 से 14 साल की उम्र के बीच में नहीं आ जाती थी, तब तक उन्हें अपना घर संभालना पड़ता था और बच्चे संभालने पड़ते थे जो भी उनसे छोटे होते थे। But once they became teenagers, they had much more freedom। जैसे ही टीनेजर वो कंप्लीट कर लेते थे, तो मीन्स 13 से 14 साल की उम्र हो जाती थी, तो वो क्या हो जाती थी, ज्यादा स्वतंत्र हो जाती थी, यानी ज्यादा फ्रीडम उनको मिलती थी, किनको, गर्ल्स को। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट टू फिशिंग ट्रिप। जब क्या होता था, 14 ईयर क्रॉस कर जाती थी वो, तो जो लड़कियां थी वो क्या करती थी, वो भी फिशिंग के लिए जाती थी, यानी फिशिंग ट्रिप में जाती थी, कि मछली पकड़ने का एक ट्रिप होता था। सोचिए पूरा का पूरा एक, कहते हैं ना, पूरा टूर के जैसे, वैसे वो जाते थे। वर्कड इन द प्लांटेशन, और पेड़ पौधे लगाने के लिए भी वो सारे के सारे जाते थे एज अ ट्रिप में। लर्नड हाउ टू वीव बास्केट, और वो ये भी सीखती थी कि जो बास्केट होती है, यानी जो डलिया होती है, उसको भी कैसे बुना जाता है, यानी वीव किया जाता है। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउस। जो कुकिंग किया जाता था, मीन्स खाना बनाया जाता था, उसके लिए क्या होता था, एक स्पेशल कुकिंग हाउस होता था, यानी जैसे कि किचन होता है हम सबके घर में, वैसे ही वहां पर भी एक स्पेशल कुकिंग हाउस होते थे जहां पर खाना बनाया जाता था।
where boys were supported to do most of the work while girl helped with the preparation. वहां पर क्या होता था बच्चों, जो बॉयज होते थे वो सारा काम, जो किचन का काम होता था वो करते थे समोआ में, एंड जो गर्ल्स होती थी वो क्या करती थी, जो बॉयज लोग होते थे उनकी हेल्प करती थी खाना बनाने में। तो मेन काम किनका था, बॉयज का था, और जो गर्ल्स थी वो सिर्फ एज अ हेल्पर की तरह वहां पर किचन में काम करती थी। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960। अभी तक बच्चों आपने देखा कि समोआ में 1920 में कैसी एक सोसाइटी थी, वहां पे बच्चे कैसे ग्रो करते हैं और जब वो बड़े हो जाते तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट काम क्या होते थे, ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि एक जो मध्य प्रदेश स्टेट है यानी राज्य है हमारे इंडिया में, तो वहां पर जो मेल है वो कैसे ग्रो करते हैं, और वहां पर कब की बात की जा रही है, अभी यहाँ पर 1960 की बात की जा रही है, यानी 1960 की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में कैसे लोग रहते हैं, कैसे बच्चे ग्रो करते हैं, इसके बारे में हम इसमें जानते हैं। The following is adapted from an account of experiences of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960s. The following is adopted from the account from an account of experience, means एक experience किया गया, एक experience के बारे में यहाँ पर share किया गया है इसी चैप्टर में जस्ट आगे, कि मतलब कि एक मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन में कैसा वहां का सोसाइटी है, वहां की वो चीजें यहाँ पर बताई गई है कि कैसे वहां पर बिहेव होता था। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, कि क्लास 6 के बाद में जो बॉयज एंड गर्ल्स होते थे वेंट टू सेपरेट स्कूल। जो क्लास 6 तक तो बच्चे सारे जो बॉयज एंड गर्ल्स है वो एक साथ पढ़ते थे, लेकिन जब जैसे ही क्लास 6 कंप्लीट होता था बच्चों का, तो बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में पढ़ते थे। यानी बॉयज कहाँ पे, जैसे बॉयज स्कूल में हो गया, गर्ल्स कहाँ पर, गर्ल्स स्कूल में पढ़ने जाती थी। The girls' school was designed very differently from the boys' school. जो गर्ल्स का स्कूल था, जो लड़कियों के लिए स्कूल बनाया जाता था, वो बॉयज के लिए बनाए गए स्कूल से बिल्कुल अलग होते थे। They had a central courtyard where they played in total seclusion and सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जो गर्ल्स के लिए स्कूल बनाए जाते थे, वहां पर जो स्कूल होता था उसके बीचों बीच जैसे कि कमरे बना दिए गए, जैसे यहाँ पर कमरे बना दिए गए, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए स्कूल है तो यहाँ पर जैसे यहाँ कमरे बना दिए जाते थे किनारे किनारे से, और जो बीच में ग्राउंड था ये क्या बनाया जाता था, प्ले ग्राउंड। तो जो गर्ल्स होती थी इस प्ले ग्राउंड में बीच में खेलती थी, यानी उनको बाहर से कोई मतलब नहीं था कि बाहर रास्ते से कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ये चीजें वहां पर नहीं थी, ठीक है। तो मतलब यही है कि गर्ल्स को बिल्कुल सेफ्टी में रखा जाता था, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड। जो बॉयज के स्कूल थे यानी लड़कों के जो स्कूल थे, तो उनके लिए ऐसा कोई आंगन नहीं बनाया जाता था जहां पर वो खेले। एंड आवर प्ले ग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। और जो उनका स्कूल था बॉयज का, उसके जस्ट अटैच था, यानी बगल में एक प्ले ग्राउंड था, तो बॉयज कहाँ जाते थे, उसी प्ले ग्राउंड में खेलने चले जाते थे, यानी वो बिल्कुल खुला एरिया था जहां पर बच्चे या फिर कोई भी जा सकता था। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वॉज ओवर, जैसे ही शाम को प्रत्येक ऐसी शाम आती थी कि जब स्कूल क्या होता था, कंप्लीट होता था यानी ओवर होता था, द बॉयज वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। तो वो जो बॉयज होते थे वो खड़े खड़े देखते रहते थे कि इतनी सारी जो गर्ल्स है एक साथ निकल रही है एक पतली सी रास्ते से, जब लड़कियां जाती थी तो क्या है, लड़के लोग देखते थे उनको। एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट, कि वो लड़कियां क्या करती थी, उस रास्ते से गुजरती थी। दे लुक्ड सो पर्पसफुल, और वो कैसी दिखती थी, जो गर्ल्स थी बहुत ही मतलब गंभीर अवस्था में दिखती थी, यानी थोड़ी डरी सहमी सी नजर आती थी जब लोग उनको देखते थे। This was unlike the boys who used the street as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycle.
मुश्किल। लेकिन वहीं देखिए एक जो लड़कियां हैं, लड़कियों का ग्रुप जो जाता था बहुत ही डरा सहमा सा निकलता था उस रास्ते से, क्योंकि लड़के वहां पर खड़े होकर उनको देखते रहते थे। और लेकिन एज अ लड़के जो लड़के थे वहां पर उस गली में, तो वो लड़के क्या करते थे, कहीं पर भी खड़े हो जाते थे, आराम से कुछ भी मतलब करते थे, जैसे प्ले करते थे यानी खेल भी खेलते थे उसी गली में, और कुछ साइकिल से थोड़ा सा स्टंट भी करते रहते थे। तो लड़कियों और लड़कों में कितना डिफरेंस है यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि लड़कियों कितना सहमी हुई मीन्स घर से जब निकलती थी तो कितनी डरी सहमी सी रहती थी, और लड़के कितने फ्री होके वहां पर खेलते थे, आराम से खड़े भी रहते थे, कोई उनको कुछ भी नहीं कहता था, और उनको किसी भी मतलब ऐसा उनके साथ बिहेव नहीं किया जाता था कि ताकि उनको कुछ बुरा लगे। तो बॉयज फ्री थे और गर्ल्स थोड़ा सा मीन्स अपने आप को अनसिक्योर महसूस करती थी। For the girls, the street was simply a place to get straight home. जो लड़कियां थी, लड़कियों के लिए जो रोड बन मतलब वो रोड लड़कियों के लिए सिर्फ ये एक जरिया था कि वो सीधे स्कूल से अपने घर तक पहुंच जाए, वो बीच में जाकर उस रास्ते में नहीं खड़ी होती थी। ऐसा बच्चों होता है, जो टाउन एरियाज होते हैं वो आज भी ऐसा होता है कि जो गर्ल्स हैं अभी भी सीधे जैसे घर से बाहर निकली तो घर से सीधे जहां भी जाना, जैसे स्कूल जाना है तो वहां पहुंच गए, स्कूल से सीधे घर जाते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो बॉयज क्या है, आराम से अपने दोस्तों से मिलते थे, घूमते फिरते थे, और जो रोड होती थी वो कई तरीके से यूज करते थे, लेकिन गर्ल्स सिर्फ घर से आने जाने के लिए बस यूज करती थी। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स। जो लड़कियां होती थी तो वहां पर क्या होती थी, ग्रुप की तरह वहां पर कहीं भी जाना होता तो वो एज अ ग्रुप की तरह जाती थी, मीन्स समूह में जाती थी, कि एक लड़की के साथ कई लड़कियां जाया करती थी। परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड, क्योंकि वो उनके अंदर डर था कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनके ऊपर अटैक कर दे या फिर उनको कोई रास्ते में चिढ़ाए या फिर छेड़े। तो इस वजह से लड़कियां क्या करती थी, साथ में ग्रुप में जाती थी ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ओके, आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल्स एबव वी रियलाइज दैट, जैसे हमने दो उदाहरण अभी ऊपर पढ़े हैं कि एक समोआ का उदाहरण पढ़ा है कि वहां की लाइफ स्टाइल कैसी थी, लड़कियां वहां पर 14 साल में क्या हो जाती थी, बिल्कुल फ्री महसूस करती थी, और वो कहीं भी किसी भी टूर में जा सकती थी। 1920 की बात है। और अगर 1960 में मध्य प्रदेश में देखा गया तो लड़कियां कितनी डरी सहमी थी और बॉयज ही सब कुछ करते थे, मीन्स सारा काम बॉयज कितने फ्री होते थे, वहां पर ये चीज दिखाया जाता है। लेकिन समोआ में क्या होते थे, बॉयज को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, यहाँ तक कि किचन में भी उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है, लड़के काफी फ्री महसूस करते थे। आफ्टर रीडिंग ये हो गया है, यहाँ पर देखिए देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप, मीन्स आपने जो पहले उदाहरण देख लिए उनमें आपने देखा कि कितने डिफरेंट तरीके से बॉयज एंड गर्ल्स क्या करती हैं, मीन्स लड़के लड़कियां बड़े होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ये आपने देख लिया, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके से लड़के लड़कियां बड़े होते हैं। ऑफ्टन वी थिंक, हम अक्सर ऐसा सोचते हैं दैट देयर इज ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप, हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है कि हर बच्चा एक ही जैसे ग्रो करता है। दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंस, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें सिर्फ वहां का ही एक्सपीरियंस होता है जहां पर हम रहते हैं, जहां से जिस एरिया में जिस सोसाइटी से हम परिचित हैं, हमें लगता है कि पूरे वर्ल्ड में पूरे हर सोसाइटी में ऐसे ही सब बच्चे बड़े होते हैं, ऐसे ही लोग रहते हैं। इफ वी टॉक टू एल्डर्स इन अवर फैमिली, अगर हम अपने बड़ों से बात करें अपने परिवार में, वी विल सी, हम ये देखेंगे दैट देयर चाइल्डहुड्स वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, कि जैसा हमारा बचपन है आज वैसा क्या उनका भी बचपन था, नहीं ऐसा नहीं था, उनका बचपन डिफरेंट था, यानी उनका बचपन अलग तरीके से उन्होंने जिया है, मीन्स अलग तरीके से वो ग्रो करे हैं, और हम अपने बचपन को अलग तरीके से ग्रो किए हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक टाइम लिमिट भी टाइम लिमिट भी क्या करती है, ये मीन्स एक टाइम लिमिट भी डिफरेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे, जैसे मान लीजिए 1920 की जो सोसाइटी थी, क्या वो आज की सोसाइटी है, नहीं है, तो टाइम भी क्या करता है, मैटर करता है। ठीक है, we also realize that societies make clear distinctions between boys and girls, जो हमने ये भी महसूस करा
जो समाज है वो क्या करता है, मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, यानी जो बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में क्या करती है, बिल्कुल क्लियर साफ साफ क्या करती है, भेदभाव करती है, यानी भेद करती है कि बॉयज के लिए अलग रूल्स हैं, गर्ल्स के लिए अलग रूल्स है। और ये रूल्स किसने बनाए हैं, हमारे समाज ने बनाए हैं। दिस बिगिंस फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और ये कब से शुरुआत हो जाती है, जब वो छोटे सी उम्र से होते हैं, बहुत ही जल्दी में, जैसे ही बच्चे 8 से 10 साल के होते हैं तो उनको धीरे धीरे सिखाया जाने लगता है कि आप बॉय हैं, आपको ऐसा बिहेवियर करना चाहिए, आप गर्ल्स हैं, आपको ऐसा बिहेवियर करना चाहिए। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विथ, और यहाँ तक ये भी होता है कि जो बॉयज होते हैं, जो गर्ल्स होते हैं, उनको टॉयज यानी खिलौने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिए जाते हैं। यानी कि बॉयज को क्या दिए, ज्यादातर कार दी जाती है या फिर जैसे बाइक हो गई, इस टाइप के टॉयज दिए जाते हैं, लेकिन जो गर्ल्स होती है उनको डॉल्स दी जाती है। लेकिन भले कह दिया जाए, अगर कहा जाए तो आज का समाज काफी चेंज हो चुका है पहले के समाज से, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर आज भी ये अंतर किया जाता है। अगर मतलब समाज, अगर सिटीज में देखा जाए तो ये अंतर काफी हद तक थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन अभी भी डिफरेंट बाकी है। ठीक है, बॉयज आर यूजली गिवन कार टू प्ले विद द गर्ल्स डॉल्स, जो बॉयज है उनको क्या दिया जाता है, कार दी जाती है खेलने के लिए बचपन में, और जो गर्ल्स है उनको डॉल्स दी जाती हैं खेलने के लिए, ताकि उनको बता दिया जाता है भैया कि बच्चों मतलब आप मतलब कितना वहीं से बचपन से उनको अंतर सिखा दिया जाता है। बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद, लेकिन जो दोनों टॉयज है वो क्या है, दोनों के लिए फन एक होते हैं, मतलब दोनों को खुशी मिलती है। दोनों जो बच्चे होते हैं उनको तो कुछ पता नहीं होता कि भाई हमें कार क्यों दी गई है, हमें डॉल क्यों दी गई, वो तो बस खेलने में मगन रहते हैं। व्हाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज कार, ऐसा क्यों होता है कि गर्ल्स को डॉल दी जाती है और बॉयज को कार दी जाती है। Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. टॉयज से बच्चे सीखते हैं, टॉयज से बच्चों को ये जताने की कोशिश की जाती है कि बच्चों जैसे आप बड़े होंगे एज अ मेन और एंड अ वोमेन, तो आपको डिफरेंट आपका जो फ्यूचर है वो डिफरेंट है। बचपन से ही वो एक फ्यूचर बना दिया जाता है कि भाई आपको एक अलग फ्यूचर मीन्स बड़े होकर लड़के के लिए दिखा दिया जाता है कि आप बड़े होकर नौकरी मीन्स जॉब्स करेंगे, और गर्ल्स को बता दिया जाता है कि आपको बड़े होकर शादी हो जाएगी, बच्चे संभालेंगे, और या फिर लेकिन आज की सोसाइटी क्या कहीं कहीं पर ऐसा नहीं होता है, बॉयज एंड गर्ल्स को सेम माना जाता है और सेम टॉयज भी दिए जाते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए जो टाउन एरिया है, जो विलेज एरिया, आज भी ऐसे डिफरेंस बाकी है। इफ वी थिंक अबाउट इट, यदि हम ऐसा सोचें, दिस डिफरेंस इज created in the smallest and most everyday thing, जो if we think, यदि हम ऐसा सोचते हैं about it, ऐसा सोचते हैं इसके बारे में, this difference is created in the smallest, ये बहुत ही जो अभी कहने को कि बहुत छोटा सा क्या है अंतर है, and most everyday, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। भाई अगर छोटे में बताया जाता है कि भाई कुछ चीज सिखा दी जाती है, फिर बच्चों के माइंड में ये चीजें क्या है अंतर बनता चला जाता है। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, और लेकिन जो लड़कियां होती है ये भी सिखा दिया जाता है कि लड़कियों को ऐसी ड्रेस पहनना चाहिए, व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, और लड़कों को कौन से गेम्स खेलने चाहिए, लड़कियों को कौन से गेम्स खेलने चाहिए। हाउ गर्ल नीड टू टॉक सॉफ्टली, और बच्चों को जो लड़कियां होती है उनको ये भी सिखाया जाता है। बच्चों एक सेकेंड, जो गर्ल्स होती हैं उनको ये सिखा दिया जाता है कि जो गर्ल्स होती है उनको बहुत ही सॉफ्ट बोलना चाहिए, यानी धीरे धीरे बोलना चाहिए, ज्यादा तेज नहीं बोलना चाहिए। और जो बॉयज हैं उनको ये सिखा दिया जाता है कि आप मतलब कि आप थोड़ा सा तेज बनिए, यानी थोड़ा सा तेज तर्राट जो बोलते हैं ना, थोड़ा सा आपको वैसा बनना है। और जो गर्ल्स है उनको बोला जाता है कि आप थोड़ा धीमा बोलिए, थोड़ा सॉफ्ट बोलिए, मीन्स बहुत ही प्यारा बोलना, कहने का मतलब कि ऐसा बोलना सीखिए। और बॉयज को आराम से कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सिखाया जाता है। मीन्स वो मे भी ऐसा नहीं कि सारे समाज में ऐसा सिखाया जाता है, बट कहीं कहीं पर ऐसा होता है। All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up
टू बी मेन एंड वुमेन। ऑल दी, ये सारी बातें क्या है, ये तरीके हैं जो बच्चों को सिखाया जाता है, टेलिंग मीन्स बताया जाता है दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स, आपके भविष्य में आपको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स निभाने होंगे, कि अगर आप बॉय है तो आपको मैन का रोल निभाना है, अगर आप वुमेन है तो आपको अगर आप गर्ल है यानी लड़की है तो आपको वुमेन का रोल निभाना है बड़े होकर। लेटर इन लाइफ, आगे जो जीवन होता है, दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और द करियर वी कैन चूज। और यही बातें धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, भले वो मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स जो होते हैं, मीन्स लड़का और लड़की जो होते हैं, तो वो उनको बताया जाता है कि लड़की, अगर आप लड़की हैं तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, लड़की अगर आप लड़के हैं तो आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, अगर आप लड़की हैं तो आपको ये करियर चूज करना चाहिए, और अगर आप लड़के हैं तो आपको ये करियर चूज करना चाहिए। यानी करियर का मतलब जॉब, ये जॉब, इस जॉब की तरफ जाना चाहिए, और गर्ल्स हैं आप तो ये जॉब, ज्यादातर क्या होता है गर्ल्स के लिए लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग जॉब ही बेटर होती है, और बॉयज के लिए तो कोई भी जॉब कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे जो अंतर है बचपन से ही धीरे धीरे सिखा दिए जाते हैं, यहाँ तक उनकी पढ़ाई में भी अंतर कर दिया जाता है कि भाई आप ये सब्जेक्ट लो, आप ये सब्जेक्ट लो। ठीक है, तो समाज कितना एक हावी होता है बॉयज एंड गर्ल्स में, जो मीन्स बचपन से ही उनके ऊपर हावी होता है समाज। ठीक है, इन मोस्ट सोसाइटी, ज्यादातर जो समाज होते हैं, इंक्लूडिंग अवर आउन, हमारा खुद का, द रोल्स मेन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। मीन्स जो हमारे समाज में, अगर अपने ही समाज में बच्चों देख लीजिए, क्या लड़के और जो लड़की है, मीन्स जो वो मेन एंड वुमेन है यानी आदमी और औरत है, जो वो काम करते हैं, क्या उनको सेम इक्वल वैल्यू मिलती है? नहीं मिलती है। क्योंकि देख लीजिए कि जो किसान, किसान सिर्फ किसको कहा जाता है, अगर किसान की बात की जाए तो किसान ज्यादातर लोग मेन को बोलते हैं, यानी जो आदमी लोग हैं उनको किसान उनको किसान समझा जाता है। लेकिन अगर वही गर्ल्स है, मीन्स लेडी जो है, उनको किसान नहीं माना जाता है, उनको एज अ हेल्पर की तरह माना जाता है। ठीक है, तो यही चीज है, मेन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। जो आदमी और जो औरतें हैं उनको क्या है, सेम स्टेटस नहीं मिलता है समाज में, यानी सेम पद नहीं मिलता है। लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय मेन एंड वुमेन। तो हम ये इसमें आगे देखते हैं कि कौन कौन से अंतर और भी एग्जिस्ट करते हैं एज अ मेन एंड वुमेन्स के काम के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, माई मदर डजंट वर्क। एक लड़की है जो बोलती है मेरी माँ कोई काम नहीं करती है, तो उसके लिए एक स्टोरी दी है बच्चों, इसमें ये स्टोरी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये गर्ल है, वो एक मीन्स अपनी मदर से बोल रही है, माँ वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्शन, कि हम एक स्कूल में टूर में जा रहे हैं यानी भ्रमण में जा रहे हैं। रोजी मैम नीड वॉलेंटियर, जो रोजी मैम है उनको एक वॉलेंटियर की जरूरत है, यानी एक हेल्पर की जरूरत है। कांट यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलेंटियर। मिस अपनी माँ से कह रही, माँ क्या आप अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती है एज अ वॉलेंटियर बनने के लिए हमारे टूर में? तो वही बोल रही है हरमीत्स मदर, वो जो गर्ल है वो बोल रही है, हरमीत्स मदर ऑलवेज कम फॉर एक्सर्शंस बिकॉज शी डजंट वर्क। जो उनकी बेटी है वो बोल रही है कि माँ, जो हरमीत की माँ है वो क्या है, हमेशा आती है, और वो क्या करती, क्योंकि वो कोई काम नहीं करती, क्योंकि उसकी जो माँ है वो वर्क करती यानी ऑफिस के लिए जाती है। लेकिन जो हरमीत उसकी जो बैचमेट है, वो उसकी माँ क्या करती है, वो कह रही मेरी उसकी माँ कोई काम नहीं करती। तब उसकी माँ बोल रही है, सोनाली हाउ कैन यू से दैट, ये आप कैसे कह सकते हो कि उसकी माँ काम नहीं करती है? यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM। जो जसप्रीत आंटी है वो 5 बजे जगती हैं, एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क, और वो 5 बजे जगकर घर के सारे काम करती हैं। तो उनकी बेटी बोल रही है, यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, लेकिन वो सही में काम नहीं होता है, इट्स जस्ट हाउस वर्क, ये तो सिर्फ एक घर का काम ही तो होता है। तो उसकी माँ बोल रही है, ओह सच में क्या ऐसा है? दैट्स व्हाट यू थिंक, डू यू, क्या आप ऐसा सोचती हो? लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक। चलिए हम दोनों चलते हैं और जसप्रीत की माँ से, जसप्रीत से पूछते हैं कि क्या वो काम नहीं करती है, वो इस बारे में क्या सोचती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसमें, जब वो जैसे ही वो सोनाली एंड उसकी मदर जब यहाँ पर गई है, हरमीत के घर गई हैं, तो वो क्या होता है वहां पर, इसको देख लेते हैं।
ये जो हाउस है इसका नाम है सिंह हाउस। ओके, यहाँ पर होता है हर्षरन सोनाली थिंक दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन। हर्षरन, आपकी जो हमारी बेटी है सोनाली, वो सोचती है कि आपकी जो वाइफ है वो कोई काम नहीं करती है। तो उनके जो हर्षरन है वो बोलते हैं हाँ हाँ सही तो कह रही है। तो यहाँ पर उनका बेटा जो हर्षरन है उनका बेटा आया, तो वो बोला बट इज नॉट दैट करेक्ट आंटी। क्या आंटी ऐसा सही सही बात नहीं है? क्या ये बात सही नहीं है कि सच में मेरी माँ काम नहीं करती है? माई मदर इज अ हाउस वाइफ। मेरी माँ तो सिर्फ एक हाउस वाइफ यानी गृहिणी है। शी डज नॉट वर्क। वो कोई काम नहीं करती है। तो तभी क्या हुआ, तभी जो सोनाली की माँ है, सोनाली की माँ ने हरमीत की माँ से बोला कि ये देन जसप्रीत, व्हाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स? तुम आराम क्यों नहीं कर रही हो? एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। उनको सारा कुछ मैनेज करने के लिए एक दिन तो दो, ताकि उनको पता चले कि वो क्या काम करती है क्या काम नहीं करती है। तो जसप्रीत ने बोला ग्रेट आइडिया, बहुत बढ़िया आपका विचार है। ओके, आई विल गो ऑन द स्ट्राइक टुमारो। कि मैं अगले दिन क्या करती हूँ, स्ट्राइक पे चली जाती हूँ, मैं कोई काम नहीं करूंगी। तभी क्या होता है, जो जसप्रीत के बच्चे होते हैं तो क्या कहते हैं, व्हाट्स फन, कितना मजा आएगा। वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। कि कल हम दोनों लोग मिलके पापा के साथ काम करेंगे। ठीक है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग आता है, मीन्स अगली सुबह क्या होता है, 7:30 बजे का टाइम होता है। तब होता है ओ गॉड, तब उनके हस्बैंड बोलते हैं जसप्रीत के कि ओ गॉड लुक एट द टाइम, टाइम तो देखो, वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, मेरा नाश्ता कहाँ है, व्हाई आर नॉट द चिल्ड्रन रेडी, अभी तक बच्चे तैयार क्यों नहीं है? तो तब जसप्रीत बोलती है हाउ वुड आई नो, मुझे क्या पता, आई एम ऑन स्ट्राइक, मैं स्ट्राइक में हूँ यानी मैं अनशन में हूँ। रिमेम्बर, क्या आपको याद है? बिसाइड मंगला हैज ऑल्सो टेकन लीव। जो मंगला थी उनके घर में जो काम करती थी, वो भी छुट्टी पे चली गई है। तब जो उनके हस्बैंड है वो बोलते ओ नो, ओहो आप, हाँ ऐसा है, दैट्स द स्कूल बस, ओ नो स्कूल बस आ गई है, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। चलिए कोई बात नहीं, स्कूल बस तो चली गई, चलो मैं इन बच्चों को क्या करूंगा, मैं इनको कार से ड्रॉप कर दूंगा। तो तभी क्या होता है, बच्चों को बोलते हैं हरी हरी, मीन्स जल्दी जल्दी करो, तैयार हो, और स्कूल बस तो चली गई, आप लोग को कैसे तैयार होना है। एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप, मतलब कि भाई पंप जो है उसको बंद ऑन कर देना, ऐसा कुछ हुआ घर में। तभी क्या होता है, बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स? तभी जसप्रीत बोलती है अरे बच्चों को तो लंच भी नहीं बनाया आपने, बच्चों के लिए लंच कैसे कहाँ से मिलेगा? तो तभी उनके हस्बैंड बोलते ओ नो, मुझे तो याद ही नहीं था, फॉरगेट अबाउट दैट, मैं इसके बारे में भूल गया था कि बच्चों को लंच की भी जरूरत पड़ेगी। तो तभी क्या होता है, आई विल गिव यू सम मनी। तब क्या बच्चों को बोल रहे हैं उनके पापा कि मैं आपको थोड़ा सा रुपए दे दूंगा, आप उससे जाकर बाहर खाना खा लेना कैंटीन में। तो बच्चे बोलते हैं मम्मा ने मुझे हमें क्या करा, पहले से ही रुपए दे दिया है। तब क्या हुआ, शाम के टाइम पर जब आते हैं उनके हस्बैंड, तो बोलते हैं आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, हाउ अबाउट सम टी, कि मीन्स चाय क्यों नहीं बन जा रही है? ओ आई फॉरगेट, मैं भूल गया था, यू आर इन स्ट्राइक, मीन्स यू स्ट्राइक, मीन्स आप अनशन कर रही हो, आई विल मेक सम माई सेल्फ, चलो कोई बात नहीं, मैं खुद से करूंगा। तब क्या होता है, द हाउस लुक लाइक इट वॉज हिट बाय द हरिकेन। तो जो उनके हस्बैंड होते हैं तो वो बोलते हैं कि घर ऐसा फैला पड़ा है जैसे कि यहाँ पर कोई तूफान आया है। तभी उनकी वाइफ बोलती है जसप्रीत, डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इन द मॉर्निंग डियर? क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसा आपने सुबह छोड़ा था घर को, क्या अभी पूरा दिन तक वैसा ही रहेगा, घर फैलेगा नहीं सामान? ठीक है। तो तब उसके हस्बैंड बोलते हैं हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव, मीन्स जो टी लीव्स है, तो वहां पर कैसे आई? वो एक्चुअली पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ठीक है। तो तभी जसप्रीत सोचती है वाह कितना मजा आया, आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव, क्या क्या ये लोग अभी भी सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? तो ये चीज एक तरह से एक स्टोरी बताई गई है एक इस घर की, कि मतलब एक लेडी होती है जो सारा काम संभालती है, फिर भी, और जो बच्चे संभालती है, सब कुछ सारा काम करती है, बच्चों को पढ़ाती भी है, फिर भी उसको क्या कहा जाता है कि वो कोई काम नहीं करती है। लेकिन अगर एक दिन के लिए उन्होंने जैसे काम छोड़ दिया और क्या वो स्ट्राइक पे चली गई, तो वहां पर क्या हुआ, सारा काम जो है फैला हुआ था, और सारा कुछ क्या था, अनमैनेज था, मीन्स कुछ भी मैनेज नहीं था, बच्चों को लंच भी नहीं मिल पाया। तो कहने का मतलब ये है, जो हाउस वाइफ भी है उनको क्या है, उनको भी काम होते हैं, वो घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, और जो खाना होता है वो सारा चीजें, वो सारा काम होता है।
तो यही, और जो यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस है, बॉयज एंड मीन्स आदमी और एक औरत की जो लाइफ है वो कितनी डिफरेंट है। जो हस्बैंड है वो आए और क्या है, उनके लिए सीधा चाय चाहिए। तो ये सारी चीजें कितने अंतर पैदा करती हैं कि एक वाइफ का काम क्या है, एक मीन्स एक मेन मीन्स हस्बैंड का काम क्या होता है, कितना डिफरेंट होता है। तो सबके अपने अपने रोल होते हैं। ये इनको कब से सिखा दिया जाता है, बचपन से ही सिखा दिया जाता है। चलिए बच्चों अब देखते हैं यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ है, वैल्यूइंग हाउस वर्क, कि घर के काम की क्या कीमत होती है, घर के काम को कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है, हम इस में जानेंगे। हरमीट्स फैमिली डिड नॉट थिंक, हरमीत की जो फैमिली है वो ये नहीं जानती थी कि वो ये दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वाज रियल वर्क, कि वो लोग क्या है, जो बच्चे थे वो नहीं जानते थे जो उनकी माँ काम कर रही है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही रियल वर्क है। मिस अगर वो काम नहीं होते तो बाकी जो काम है वो भी काम नहीं हो पाते सही से। जैसे कि मान लीजिए आप देखिए उन्होंने लंच नहीं बनाया तो क्या हुआ, बच्चे स्कूल टाइम से नहीं जा पाए, उनकी बस छूट गई, तो उनके पापा को क्या करना पड़ा, कार से छोड़ना पड़ा, और उनके पापा को लंच भी नहीं मिल पाया। तो सारी चीजें कितनी डिसबैलेंस्ड हो गई। दिस फीलिंग इज नॉट ए यूनिक टू देयर फैमिलीज। तो ये जो फीलिंग है जो आपने अभी तक पढ़ा है वो सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, बल्कि ये हर परिवार में ऐसा ही होता है। जो हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, स्पेशली चिल्ड्रन, द एल्डरली एंड सिक मेंबर्स, लाइज द वुमेन। जो पूरी सिर्फ इंडिया की बात नहीं की जा रही बच्चों, यहाँ पर पूरे विश्व की बात कही जा रही कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी जिम्मेदारी है वो किस जो कौन कौन सी जिम्मेदारी, जैसे कि घर संभालने की, केयर गिविंग टास्क, जैसे कि कुछ ध्यान रखने वाले टास्क होते हैं, जैसे कौन कौन से टास्क होते हैं, जैसे फैमिली का ध्यान रखना, स्पेशली चिल्ड्रन यानी बच्चों का, खासकर बच्चों का ध्यान रखना, द एल्डरली जो घर में बड़े होते हैं उनका भी ध्यान रखना, जो बीमार लोग होते हैं अगर कोई घर में मेंबर है तो उनका भी ध्यान रखना, लाइज विद वुमेन, मीन्स ये सारे कौन किसके काम होते हैं, वुमेन के ऊपर काम दिए जाते हैं। Yet as we have seen, जैसा कि अभी तक हमने देखा, यद्यपि हमने देखा, the work that women do within the home is not recognized as work, कि जो काम वुमेन करती है घर में, सारा कुछ मैनेज करती है, हाउस मैनेजमेंट करती है, तो वो क्या है, वो एक तरह से काम नहीं माना जाता है, उसको एक रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता है। इट इज ऑल्सो assumed that this is something that come naturally to women, वो ये समझा जाता है कि जो काम है प्राकृतिक रूप से वुमेन्स के लिए ही बने हैं, यानी नेचुरली किसके लिए बने हैं, वुमेन्स के लिए बने हैं, ये इनका कोई मतलब नहीं है मेंस से, ठीक है। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, और इस काम के लिए जो घर के काम होते हैं उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती है, बल्कि वहीं जो मेन होते हैं वो बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, उनको पेमेंट भी इसकी मिलती है जो उनका काम होता है, बल्कि जो लेडी होती है पूरा घर संभालती है, सारा कुछ संभालती है, उसको कोई पेमेंट नहीं होती है। एंड सोसाइटी डिवैल्यू दिस वर्क, और जो समाज होता है वो भी इसको, वो जो घर के काम को कोई कीमत नहीं देता, यानी अवमूल्य, यानी उसका कोई कीमत नहीं है। अगर वही लेडी अगर बाहर जाके काम करेगी तो उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलती है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों, लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं यानी जो घर के काम करती हैं, भले लेडी है या फिर जेंट्स है, उनका जो जीवन है वहां पर वो कैसा होता है जो एज ए डोमेस्टिक वर्कर। कि मान लीजिए देखिए जो लेडी होती है घर की लेडी, उसको तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन अगर कोई बाहर से काम करने आता है किसी के घर में तो क्या उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्या उनको उतनी रिस्पेक्ट मिलती है, ये हम इस कॉलम में जानेंगे, ठीक है। इन द स्टोरी एबव, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कहानी, हरमीट्स मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क, जो हरमीत की माँ है वो एक अकेली ऐसी माँ नहीं है जो घर में काम करती है, बल्कि ऐसे बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारी मदर्स हैं जो घर में काम करती हैं। अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय मंगला, बहुत सारे काम जो है वो मंगला के द्वारा किए जाते हैं। जो उनके घर में कोई एक जो मंगला थी, जो उनके यहाँ जैसे कि वर्कर होती हैं, हाउस वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, वो एज अ मंगला, जो बताया था ना कि अभी मंगला भी नहीं आई, तो वही चीज है कि मंगला भी एज अ हाउस में काम करती थी, एज अ डोमेस्टिक वर्कर थी। देयर डोमेस्टिक हेल्पर, जो कौन थी, वो उनकी डोमेस्टिक हेल्पर थी। मैनी होम्स, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं, particularly in towns and cities employ a domestic worker,
जो क्या होते हैं, जो बहुत सारे घर होते हैं जैसे कि शहर में या फिर कस्बे में, तो वो लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय एज अ एम्प्लॉय की तरह रखते हैं किनको, डोमेस्टिक वर्कर, जैसे कि घर में जिनको बोलते हैं, लोग बोलते हैं नौकरानी बोलते हैं, या फिर घर के काम जो करती हैं उनकी हेल्प हेल्प के लिए करते हैं, यानी हेल्पर होते हैं। तो वो लोग वहां पर उनके घर में वो लोग हायर करते हैं, यानी उनको रुपए देते हैं। दे डू रुपए देते हैं और वो घर के काम करती हैं। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, वो क्या करती है, बहुत सारे काम करती हैं घर के, जैसे कि स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, जैसे कि झाड़ू लगाना, एंड क्लीनिंग यानी साफ सफाई करना, वॉशिंग क्लॉथ्स यानी कपड़े धुलना, एंड डिशेस यानी बर्तन धुलना, कुकिंग यानी खाना बनाना, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं उनकी भी देख रेख करना होता है, और द एल्डरली या फिर जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका भी ध्यान रखना। तो ये देखिए, ये सारे काम क्या होते हैं, एज अ हेल्पर के होते हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, जो डोमेस्टिक वर्कर है ज्यादातर कौन है, औरतें ही काम करती है। समटाइम्स इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क, कभी कभी क्या होता है, जो यंग बॉयज होते हैं, जो थोड़ी बड़े होते हैं, जैसे कि 13 से 14 साल के बच्चे या फिर थोड़ी और बड़े बच्चे होते हैं, तो उनको भी क्या करते हैं, लोग हायर करते हैं। मीन्स बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी होता है, उनको घर के काम के लिए हायर किया जाता है। बल्कि देखिए, जैसे कहा जाता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या है कि घर के काम और इन सब में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो अब देखिए, फिर भी लोग क्या करते हैं, काम के लिए रखते हैं। वेजेस आर लो, ज्यादातर ऐसा देखा गया है, मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ एक्चुअली, बट ऐसा रूल होता है कि मतलब 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको काम के लिए नहीं रखा जाता। तो वही है, वेजेस आर लो, उनकी जो जो सैलरी होती है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है, जो लोग घर में काम करते हैं, मीन्स एज अ एम्प्लॉय की तरह। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, और जो घर के काम होते हैं उनकी क्या है, ज्यादा वैल्यूज नहीं होती, ज्यादा उनको रुपए नहीं मिल पाते हैं। A domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night। जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं, जो घर के काम करती हैं, जो औरतें हैं, वो क्या करती हैं, सुबह 5 बजे जगती हैं और रात में 12 बजे तक सो पाती हैं। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, कि मतलब इसके बावजूद जो इतना कड़ी मेहनत करती हैं वो, देयर एम्प्लॉयर ऑफ्टन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट, जो इनके एम्प्लॉयर होते हैं, यानी ये जो उनको काम में रखते हैं, वो क्या करते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, यानी उनको कोई भी मतलब इज्जत नहीं देते हैं। दिस इज व्हाट मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। जो लेडी है जिनका नाम है मेलानी, वो क्या है, एक डोमेस्टिक वर्कर है। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली में काम करती थी एक घर में, उसके बारे में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, यानी बताया यहाँ पर। My first job was with a rich family that lived in a 3 storied house। कि जो मेरी पहली जॉब थी वो कहाँ पर थी, एक 3 storied हाउस में थी, मीन्स 3 खंड का जो मकान था, वहां पर मेरी एक बहुत रिच फैमिली थी, मीन्स बहुत ही धनी परिवार था, वहां पर मेरी जॉब थी। The main sahib was very strange as she would shout to get any work done। कि जो वहाँ की जो उनकी मेम साहब थी, यानी जो लेडी थी वहां पर, और मीन्स उस घर की, तो वो क्या करती थी, बहुत ज्यादा शाउट करती थी, यानी चिल्लाती थी हमारे ऊपर, काम के लिए, किसी भी काम के लिए बहुत ज्यादा वो चिल्लाती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन, और जो मेरा काम था वो कहाँ पर था, किचन में था। देयर वर 2 other गर्ल्स, वहां पर 2 और भी लड़कियां थी। हु डिड द क्लीनिंग, जो क्या करती थी, साफ सफाई का काम करती थी। आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock, हमारा जो दिन था वो कितने बजे शुरू होता था, 5 बजे सुबह शुरू होता था। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 dry रोटीज। जब हमारा ब्रेकफास्ट होता था तो हमें क्या मिलता था, सिर्फ एक कप चाय मिलती थी और 2 ड्राई रोटीज मिलती थी, यानी सूखी रोटी मिलती थी। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, हमें कभी भी तीसरी रोटी नहीं मिली एज अ मतलब नाश्ते में। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन आई कुक्ड द फूड, जब शाम के समय मैं खाना बनाती थी, द 2 other गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी, जो दूसरी जो 2 लड़कियां थी, तो मुझसे और भी एक्स्ट्रा रोटी मांगती थी, क्योंकि उनको सिर्फ 2 ही रोटी मिलती थी। I would secretly give it to them and make an extra one for myself। कि मैं क्या करती थी, चुपचाप से उनको एक एक रोटी दे देती थी और अपने लिए भी एक रोटी एक्स्ट्रा बना लेती थी।
वी वर सो हंग्री, हम बहुत ज्यादा भूखे होते थे। आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे मीन्स पूरे पूरे दिन घर के काम करके हम बहुत ज्यादा थक जाते थे। वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस, हम उस घर के अंदर चप्पल नहीं पहन सकते थे। इन द विंटर, यहाँ तक कि ठंडी में जो ठंडी का समय होता है, अवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड, जो हमारे पैर होते थे बहुत ज्यादा क्या होते थे, सूजन आ जाती थी, किसकी वजह से, ठंडियों की वजह से। I used to feel scared of the मेम साहब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलिएटेड, कि क्या होता था, मैं बहुत ज्यादा एक तरह से डरती भी थी, मैं जो वहाँ की जो जो मालकिन थी उससे मैं डरती भी थी, लेकिन मुझे उन पर गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता था और अपने आप को हम बहुत ज्यादा अपमानित फील करते थे। ह्यूमिलिएटेड मीन्स अपमानित फील करना। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम पूरा दिन काम नहीं करते थे? डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सेम रेस्पेक्ट, क्या हम उनके जैसे सम रेस्पेक्ट, क्या हम थोड़े बहुत सम्मान के हकदार नहीं थे? कौन पूछ रहा है? जो मेलानी है, जो एक डोमेस्टिक वर्कर है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो उनके बारे में बताया कि वो दिल्ली में कहीं पर काम करती थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों क्या है। इनफैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउसवर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क। इनफैक्ट जैसे कि क्या है, व्हाट वी कॉमनली टर्म, हम ऐसा सोचते हैं कि जो हाउस वर्क है, जो मीन्स घर के काम है, एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी, वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं। कि अगर मान लीजिए आप सुबह से जो लेडी है जो सुबह से काम करना शुरू हो जाती थी घर के, वो इतने सारे काम होते थे कि वो उन्हीं में उलझी रहती थी और कुछ सोच भी नहीं पाते हैं। अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क, और ऐसे ऐसे काम भी होते थे जिसमें बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क की यानी शारीरिक काम की, शारीरिक मेहनत की भी जरूरत पड़ती थी, कुछ ऐसे काम भी होते थे। In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water। जो रूरल एरिया होते हैं यानी जो विलेजेस होते हैं यानी गांव होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, या फिर अर्बन एरिया यानी जो शहर होते हैं, वहां पर क्या है, वुमेन एंड गर्ल हैव फेच वाटर, वो क्या करते थे, उससे फेच मीन्स वाटर, जो पानी है उसको फेच करते थे, यानी निकालते, जैसे कुएं से निकालना उस तरीके से। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड ऑफ फायरवुड। जो रूरल एरिया होते थे बच्चों, जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे, तो ग्रामीण क्षेत्र वहां पर क्या है, जो औरतें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो बहुत भारी भारी गट्ठे जो लकड़ियों के होते हैं, वो अपने सर पे, जो फायरवुड जिनको बोलते हैं, अपने सर पे रखकर लेकर आती थी। जैसे जंगलों से काटकर कहीं से भी लेके आई, या फिर जो गांव है वहीं से कहीं से ढूंढ के लकड़ियां एक साथ घर में लेकर आती थी, ताकि वो घर का जो चूल्हा है वो जल सके। जैसे आजकल आप सबके घर में क्या होगा, गैस सिलेंडर होगा, लेकिन गांव में क्या होता था, अभी भी कहीं पे होता है कि लोग वो क्या करते हैं, लकड़ियां इकट्ठा करके घर में लेकर आते हैं, मतलब वो जो गट्ठा होता है, जो एक साथ लकड़ियों को इकट्ठा करके लेकर आते हैं, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा हैवी होता है। Tasks like washing cloth, cleaning, sweeping, and picking up load require bending, lifting, and carrying। जो ये ऐसे ऐसे काम होते हैं, जैसे कि कपड़े धुलना, और जैसे कि साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, पिकिंग अप लोड्स की हैवी सामान लेकर आना, तो इन सब में क्या होता है, अब शरीर को बहुत ज्यादा झुकने की जरूरत होती है। और लिफ्टिंग मीन्स जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं, अगर भारी सामान है उसको लेकर ऊंचाई पर चढ़ना है, और या फिर मीन्स ये सब चीजें क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं। ठीक है, ऐसे घर के ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज्यादा लोड मीन्स फिजिकल वर्क की जरूरत पड़ती है। मैनी मैनी कोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव। जैसे कुछ ऐसे भी काम होते हैं जैसे कि कुकिंग यानी खाना बनाना, इन सब में क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक किचन में और हॉट स्टोव के सामने बैठना या फिर खड़े होना होता है। द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रीनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग। जो औरतों के काम होते हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा थकाने वाले काम होते हैं, एंड बहुत ज्यादा शारीरिक मीन्स कैपेसिटी यानी क्षमता भी मांगते हैं, यानी जो फिजिकल वर्क भी बहुत ज्यादा, शारीरिक काम भी बहुत ज्यादा होता है। वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएटेड विद मेन, जो नाम है फिजिकली डिमांडिंग और स्ट्रेनस, ये जो वर्ड है किनके साथ हम जोड़कर देखते हैं, ज्यादातर मेंस के साथ जोड़कर देखते हैं, यानी आदमियों के साथ जोड़कर देखते हैं कि आदमी लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा शारीरिक काम होता है, वो हम ऐसा सोचकर समाज में ऐसा चलते हैं। लेकिन क्या होता है, ये ऐसे जो थकाने वाले और जो शारीरिक काम होते हैं वो औरतों के भी बहुत ज्यादा ऐसे काम होते हैं जो कि उनको बहुत ज्यादा थका देते हैं।
Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. और एक चीज और है, जो घर के काम होते हैं, जो केयर करना और ये सारे जो काम होते हैं, घर के खाना बनाना, ये सारी क्या चीजें हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं लेडीज के लिए, कि इन सब में क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. इनफैक्ट वी इफ वी add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time of for leisure. अगर ऐसा होता है कि जो औरतें होती हैं वो घर के काम तो करती ही करती हैं, साथ के साथ अगर वो बाहर के भी काम करती हैं तो क्या है, बहुत ज्यादा टाइम उसमें लगता है. रेदर देन मेन मीन्स आदमियों की तुलना में औरतों को बहुत ज्यादा टाइम तक काम करना पड़ता है. और जो औरतें होती है उनको क्या करना पड़ता है, जो आराम है वो भी टाइम कम मिलता है. Below is some data from a special study done by the Central Statistical Organization of India. देखिए बच्चों, ये जो यूपीएससी में अगर आप कहीं पर कोट ये लगाना चाहे, यूज करना चाहे, तो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, कि जैसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने ये एक स्पेशल स्टडी करी थी, उसमें क्या क्या कंडीशन है इसमें देखिए, ये जो टेबल में दिया है, जस्ट 1 सेकेंड, जो टेबल में यहाँ पर दिया है तो उसके बारे में बताया गया है, तो इनको कुछ आप चाहे तो अपने आंसर में लिख सकते हैं. सी इफ यू कैन फिल, मतलब यहाँ पर बताया गया है क्या क्या चीजें हैं. जैसे स्टेट हरियाणा की बात की जाएगी, हरियाणा एंड तमिलनाडु 2 स्टेट लिए गए हैं अपने इंडिया के. तो उसमें क्या है, वुमेन पेड, ऐसी वुमेन जो कि पेड की जाती हैं, उनको जो रुपए मिलते हैं वर्क आवर पर वीक, मीन्स वर्क आवर प्रति घंटे, एक मीन्स प्रति घंटे, वर्क आवर पर वीक, एक मीन्स एक हफ्ते में वो कितने घंटे काम करती हैं, इसके बारे में बताया गया है. जो पेड, उनको पेड किया जाता है यानी रुपए दिया जाता है 23 घंटे. और वुमेन्स अनपेड, जो वुमेन्स होती है जिनको पेड नहीं किया जाता, घर और जो घर के काम करते हैं वो कितने घंटे काम करती है, 30 घंटे काम करती है हफ्ते में. ठीक है, और वहीं जो वुमेन टोटल, अभी यहाँ पर क्या है अब इसके बारे में नहीं बताया गया, टोटल तो नहीं बताया गया कितनी वुमेन, कुछ वुमेन्स के बारे में बताया गया है. मेन पेड वर्क आवर पर वीक, और वहीं पर अगर मेंस में अंतर देख ली बच्चों, ये है कि ये एक अंतर दिया गया है वुमेन एंड मेन के काम में, कि जो औरतें काम करती हैं, बाहर काम करती है, वो कितने घंटे काम करती है पूरे हफ्ते में, और जो अगर देखा जाए लेडीज जो हाउस वर्क करती हैं वो कितने घंटे काम करती हैं, जैसे 30 घंटे काम करती हैं. और वहीं जो आदमी लोग होते हैं, जो मेन होते हैं, वो बाहर के काम जो ना मीन्स जिसमें उनको सैलरी मिलती है, वो कितने घंटे काम करते हैं, 38 घंटे हफ्ते में काम करते हैं. वहीं जो आदमी लोग जो काम नहीं करते हैं, जो सिर्फ घर के काम करते हैं, उनको वो 2 घंटे काम करते हैं. मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर औरतें अगर औरतें बाहर का काम नहीं करती है तो उनको 30 घंटे घर का काम करना पड़ता है पूरे हफ्ते में. वहीं अगर आदमी लोग हैं और वो बाहर के काम भी नहीं करते, तब भी उनको सिर्फ 2 घंटे काम करने पड़ते पूरे हफ्ते में. तो एक तरह से एक रिपोर्ट है, तो बच्चों इसको आप यूज कर सकते हैं कहीं भी अपने आंसर में, जैसे इसमें दिया गया है. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, जो जो औरतों के काम है और समानता, इनके बारे में क्या बताया जा रहा है, इसमें हम यहाँ पर जानते हैं. As we have seen, जैसा कि हमने देखा, the low value attached to women's household and care giving work is not an individual or family matter. कि मतलब कहने का जो हमने यहाँ पर देखा, अभी तक जितना भी पढ़ा है हमने, उसमें देखा कि जो औरतें हैं उनको घर के कामों से जोड़ा जाता है, कि भाई ये जो काम है वो किसका काम है, वुमेन्स के काम है. और जो केयर गिविंग वर्क है, जैसे कि मान लीजिए कि एल्डर्स लोग हैं या फिर बच्चे लोग हैं, तो इन सब की केयर करना वो सिर्फ एक ही फैमिली की मैटर नहीं है, बल्कि हर फैमिली में है कि ये सारे जो काम है किसके काम है, वुमेन्स के काम है. इट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन. ये जो लार्जर सिस्टम का क्या है, एक पार्ट है, मीन्स एक भाग है हमारे समाज में, कि जो क्या करती है, वुमेन मीन्स मेन एंड वुमेन के बीच में इतना ज्यादा अंतर करती है, यानी असमानता का ही एक साइन है. ठीक है, इट देयरफॉर हैज टू बी डील्ड विद थ्रू एक्शंस नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट. कि शासन को क्या
करना चाहिए कि सिर्फ एक दो फैमिली में अगर आप चाहें कि ये अंतर कर दें, एक दो फैमिली अपने आप को मैनेज कर ले, तो ऐसा नहीं है। सरकार को, शासन को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो इनइक्वलिटी है इसको कैसे वो इक्वलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी असमानता को समानता में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। इस पर सरकारों को और जो फैमिली है और जो इंडिविजुअल है सभी को मिलकर ध्यान देना पड़ेगा कि इस असमानता को कैसे हम दूर करें। एज वी नाउ नो, जैसा कि अब हम जानते हैं, इक्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि जैसा हम जानते हैं कि जो समानता है हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मीन्स प्रिंसिपल है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि हमारा जो संविधान है वो कहता है दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन, कि जो हमारा संविधान है वो बोलता है कि जो एज अ मेल एंड फीमेल को क्या है कि कोई ऐसा रीजन नहीं है कि उनको उनके बीच में भेदभाव किया जाना चाहिए, यानी किया जा सके, कि कोई ऐसा मतलब नहीं है, कोई ऐसा आधार नहीं कि उनको किया जाना चाहिए, बल्कि सभी को, मेल एंड वुमेन को बराबर ध्यान देना चाहिए, मीन्स उनको इक्वल समझना चाहिए और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और इक्वल टाइम होना चाहिए। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट, अगर संविधान के अलावा देखा जाए अपने समाज में, तो ये जो रियलिटी, अगर सच्चाई देखी जाए तो असमानता अभी भी एग्जिस्ट करती है, लिंग भेद जो है अभी भी एग्जिस्ट करता है, यानी जो अंतर है मेन एंड वुमेन में वो आज भी एग्जिस्ट करता है हमारे समाज में, यानी अभी भी स्थित है। The government is therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation. The government is, तो क्या करती है इस प्रकार गवर्नमेंट क्या करती है, कमिट करती है, मीन्स कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग, ये समझने की कोशिश करती है, कुछ रीजंस ढूंढती है इसके बारे में कि कैसे इसमें जो पॉजिटिव स्टेप्स है वो लिए जा सके और इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, कि जो असमानता है उसको कैसे दूर किया जा सकते और समानता को कैसे लाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट भी इस पर वर्क करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, it recognizes that burden of child care and housework fall on women and girl, कि जो जैसे कि बर्डन है पूरी फैमिली का, मीन्स जो भार है पूरी फैमिली का, वो किस पर रिकॉग्नाइज करा गया है, किसके लिए, वुमेन्स के लिए, और जो चाइल्ड केयर है यानी बच्चों का काम है वो भी किसके पर किया जाता है, एंड हाउस वर्क, ये सारे बच्चों मीन्स औरतें और गर्ल्स यानी लड़कियों के ही काम माने जाते हैं, ये पहचाना गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। This naturally has an impact on whether girl can attend school, कि मतलब दिस नेचुरली हैज एन इम्पैक्ट, कि अगर एक लड़की स्कूल जाती है तो क्या है, एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। अटेंड स्कूल, अगर वो स्कूल अटेंड करती है तो एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, वो अपना जो समाज है, जो अपनी लाइफ है वो चेंज कर सकती है। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड करियर दे कैन हैव, कि अगर जो वुमेन है अगर वो बाहर काम करने जाती है, आउटसाइड द वर्क मीन्स घर से बाहर अगर काम करने जाती है, व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड करियर, उसके पास हर तरीके की क्या है अपॉर्चुनिटीज है, और मतलब ये भी होता है कि समाज में बताया जाता है भाई कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर लड़की एजुकेटेड है तो क्या कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग जॉब को क्या कर सकती है, जॉब कर सकती है और अपना करियर अपने अकॉर्डिंग बना सकती है, कि अगर भाई उसको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बन जाए, जो फिर टीचर बनना है तो टीचर बन जाए, ये उस पर डिपेंड करेगा अगर वो एजुकेटेड है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज सेट अप एन आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर इन सेवरल विलेज इन द कंट्री, जो सरकार है वो क्या करती है, सेटअप करती है, क्या सेटअप करती है, आंगनवाड़ी सेटअप करती है और चाइल्ड केयर सेंटर या फिर कुछ चाइल्ड केयर सेंटर सेटअप करती है इन सेवरल विलेजेस, कि बहुत सारे जो डिफरेंट गांव होते हैं पूरे देश में, उनमें क्या कर दिया जाता है, आंगनवाड़ी बनाई जाती है, जहां पर क्या होता है, बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़
सकते हैं और वहाँ पर जो पेरेंट्स है वो अपने काम में जा सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉय टू प्रोवाइड क्रेच फैसिलिटीज। ये गवर्नमेंट ने ये भी रूल पास करा है, ये भी एक जरूरी बनाया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर 30 से ज्यादा औरतें काम करती हैं, उनको क्या करना चाहिए, प्रोवाइड क्रेच मीन्स उनको एक बालवाड़ी प्रोवाइड करना चाहिए। बालवाड़ी की जो फैसिलिटीज है मीन्स जो जैसे कि वहां पर जैसे किसी किसी कंपनी में क्या होता है, मान लीजिए किसी लेडी का छोटा बेबी है तो क्या करता है वहां पर जैसे आंगनवाड़ी होते हैं बच्चों को संभाल सकते हैं, वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो छोटे छोटे बच्चों को संभालने के लिए वहां पर रखे जाते हैं। अगर 30 से ज्यादा औरतें काम करती हैं उस कंपनी में या फिर उस फैक्ट्री में, ठीक है, तो उनके लिए ये मैंडेटरी है। तो बच्चों ये जो ये चीज है, ये स्टेटमेंट है, इसको आप कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर कहीं पूछा जाए वुमेन से रिलेटेड तो आप इसको कोट कर सकते हैं, मीन्स लिख सकते हैं। द प्रोविजन ऑफ क्रेच हेल्प्स मैनी वुमेन। जो क्रेच का एक प्रोविजन है, प्रावधान है, वो क्या है, बहुत सारी औरतों के लिए बहुत ही एक अच्छा स्टेप है टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। तो वो अगर क्रेच की सुविधा है तो क्या होता है, जो बच्चे हैं बच्चों को उस क्रेच में रखकर बाहर वो काम करने औरतें जा सकती हैं। लेकिन अगर देखा जाए बच्चों, सच्चाई ये है कि आंगनबाड़ी की भी क्या व्यवस्था है, आंगनबाड़ी में क्या फैसिलिटीज है, ये सब आप सब अगर जाएं तो आप खुद ही देख लें कि क्या फैसिलिटीज दी जाती है और वहां पर मतलब कैसे बच्चों की केयर की जाती है और क्या लेवल है, ये तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं अगर रियलिटी देखी जाए तो। और क्रेच में भी आप अगर देखा जाए तो न्यूज में आप सुन सकते हैं। अगर इसमें क्रिटिसाइज करने की बात अगर है तो उसके लिए मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ कि भाई ऐसे बहुत सारे क्रेचेस भी हैं जहाँ पर बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है और पेरेंट्स तो चले जाते हैं, यानी मदर तो बाहर काम करने चली जाती है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत ही मिसबिहेव भी किया जाता है। तो इट्स ऑल्सो, लेकिन अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वहां पर इतना ध्यान दिया जाता हो, कुछ कैमरे वैमरे लगाए जाते हो, बट ज्यादातर अगर आपने देखा हो सुना हो तो ये सारी चीजें न्यूज में आती रहती है कि इस क्रेच में मतलब ऐसा बच्चों को साथ किया गया, किसी ने पीटा बच्चों को, कुछ ऐसी चीजें आती रहती है न्यूज में, तो आप देख सकते हैं। इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल टू अटेंड स्कूल। और साथ साथ ये भी होता है, अगर क्रेच की सुविधा है, लेकिन बच्चों ये भी ध्यान देना होगा कि मान लीजिए अगर क्रेच की सुविधा है तो उसमें सेफ्टी बच्चों की और सिक्योरिटी बच्चों की कैसे रखी जा सकती है, अगर ये भी गवर्नमेंट अगर इसके लिए कोई मतलब स्टैंड ले तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इससे जो गर्ल्स अपने स्कूल नहीं जा सकती छोटे बच्चों को का ध्यान रखने की वजह से, और जो वुमेन्स है अपने करियर को नहीं बना पाती हैं बच्चों का ध्यान रखने की वजह से, तो शायद वो भी अपना सब कुछ अच्छा कर पाएंगी। लेकिन अगर ये क्रेच एंड आंगनबाड़ी सही से काम करें और जो सेफ्टी है बच्चों की, उनके बच्चों की और मिस जो गर्ल्स है उनके भाई बहनों की जो सेफ्टी है, अगर वो सही रहती है तब सब काम करने जा सकते हैं। इस बच्चे भी संभल जाएंगे, साथ के साथ वो अगर गर्ल्स है वो स्कूल जाएगी और जो उनकी माँ है वो भी काम कर सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। बच्चों ये चैप्टर यहीं से कंप्लीट होता है और कुछ ये एक्सरसाइज है जिसमें आपको करना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग है तो देख लीजिएगा। आपके जो मतलब आपको जो करने हैं इसमें मैं देख के बताती हूँ कि कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और द स्टेटमेंट गिवन अलॉन्ग साइड ट्रू और फॉल्स सपोर्ट योर आंसर विद द यूज ऑफ एग्जाम्पल। ये कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, इसमें देख लीजिएगा आप क्या है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ है तो इन क्वेश्चंस को आप खुद भी कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको करने लायक हो तो करिएगा, अदरवाइज छोड़ भी देंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, जब प्रैक्टिस की तरह आप करना चाहें कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पर कुछ ग्लॉसरी दी हुई है, कुछ वोकैब्स दी है, उसके बारे में देख लेते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है, यानी पहचान क्या होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। आइडेंटिटी इज अ सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ हु वन इज। मीन्स आइडेंटिटी का मतलब ये है एक सेंस है कि जो हम अपने आप को क्या करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, हम अपने आप को बताते हैं कि हु वन इज, कि हम है कौन। एक्चुअली इससे ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति कौन है, कि गर्ल है बॉय है, इससे उसकी पहचान होती है। ठीक है, टिपिकली अ पर्सन कैन हैव सेवरल आइडेंटिटीज। मीन्स एक जो कभी कभी नहीं सॉरी टिपिकली ऐसा होता है कि एक पर्सन की बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है, कि एक पर्सन की व्यक्ति की बहुत सारी पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन बी अ गर्ल
एक जो व्यक्ति है वो एक लड़की भी हो सकती है, एक सिस्टर भी हो सकती है, एक म्यूजिशियन भी हो सकती है, यानी एक म्यूजिशियन यानी जो संगीतज्ञ होते हैं, सिंगर होते हैं, वो भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए आपकी फैमिली में आपकी मदर है या फिर आपकी आपकी देखिए एज अ मदर क्या है, वो भी एक तो वुमेन है, यानी गर्ल है जो कि ग्रो होके मीन्स वुमेन बनी है, उनके आप बच्चे हैं, तो उनको कितने कितने रोल्स निभाने पड़ते हैं। जैसे आपकी माँ है, वो आपके पिता की पत्नी है, ऐसे ही आपके फैमिली मेंबर्स में किसी की चाची हो, किसी की मामी, तो ये क्या है, सारे रोल्स हैं। तो ये सब उनकी जो एक पर्सन की कितनी सारी आइडेंटिटीज है, ये आप देख सकते हैं ना। डबल बर्डन मतलब कि एक लेडी क्या है, घर के भी काम करती है और जो बाहर के भी काम करती है, तो इससे क्या है, उनके ऊपर डबल बर्डन, जो डबल भार आ जाता है और वो उनको इतना आराम के टाइम नहीं मिल पाते हैं। केयर गिविंग यानी जो जैसे घर के लोगों का ध्यान देना, कुछ जैसे कुछ फिजिकल टास्क होते हैं वो करना, ये केयर गिविंग हो गई, जैसे बच्चों का ध्यान रखना या फिर एल्डर्स होगा उनका ध्यान रखना। डीवैल्यूड यानी जो किसी के काम को कोई मतलब वैल्यू ना मिले, यानी कोई जैसे मान लीजिए जो वुमेन्स है वो घर के काम पूरा दिन भी करेंगी तब भी उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, वहीं अगर मेन है और वो बाहर के काम करते तो उनको क्या है, सैलरी मिलती है। तो डीवैल्यूड का मतलब यही कि उनको अवमूल्य मीन्स उनका कोई कीमत नहीं है, यही चीज यहाँ पर। बच्चे और कुछ देख लेते हैं, स्टार्टिंग से कुछ छूटा तो नहीं है इसमें। What are the total number of work hours spent by women in हरियाणा? बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर आपको लगते हैं कि आप लिख सकते हैं तो ऑब्वियसली आपको लिखना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बच्चों टाइम टेबल जो बनाया है आप देख लीजिएगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी विदाउट कोचिंग, वो मैंने एक लेक्चर बनाया है, उसमें आपको टाइम टेबल दिया है कि जो एनसीईआरटी उसको कितना टाइम पढ़ना है और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है वो आपको कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने लेक्चर बना दिया है, तो आप देख लीजिएगा उसमें टाइम कैसे मैनेज करना है, यहाँ तक कि एडवांस बुक के लिए, एनसीईआरटी के लिए, करंट अफेयर के लिए, सारा कुछ मैंने उसमें बताया, तो आप उनको उसको देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब आज का जो लेक्चर है यहीं पर कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगर आपको हमारा लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स लेकर आ सकें। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।